हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवे क्लासेस में। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025-26 के लिए, चूँकि जो अभी हाल ही में बता दें कि 20 से 28 मई के बीच में होने वाला है, उसके लिए मैंने पूरा फिज़िक्स पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। तो आज के क्रम में हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश, और प्रकाश का ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि प्रकाश होता क्या है, प्रकाश के गुण कौन कौन से हैं, परावर्तन के नियम क्या होते हैं, दर्पण है तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया था। तो चलिए आज उससे संबंधित थोड़ा सा प्रश्न को हल करते हैं, क्योंकि वो जो वीडियो थी खाली थ्योरी वाली थी। लेकिन आज हम थोड़े पहले प्रश्न को हल करेंगे, फिर हम लोग चलेंगे प्रकाश के अपवर्तन पे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न चूँकि मैं लेकर के बना के लेके आया हूँ और आपको करवाऊँगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि किस प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा प्रकीर्णन क्या होता है। तो प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाव, अर्थात प्रकाश आपको पता है कि श्वेत रंग की होती है। जब वो किसी प्रिज्म से टकराती है या जल की बूंदों से टकराती है तो प्रकाश में प्रकीर्णन का गुण पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा कौन प्रकीर्णित होती है, तो सबसे ज़्यादा होती है बैगनी कलर। कौन सी कलर? बैगनी कलर। इसे आपको बता दें, ये हमारा प्रिज्म होता है, ये श्वेत प्रकाश से किरण जाती है और ये सीधे ऐसे 7 रंगों को विभक्त निकालती है। 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से 7 रंग निकालती है, जिसको वेब ग्योर बोलते हैं। वेब ग्योर बोलते हैं, ठीक है। 2 2 4 2 6 वे भ ग्योर बोलते हैं। तो सबसे ऊपर होता है रेड कलर का, अर्थात इसमें विचलन बहुत कम होता है, ये तुरंत निकल जाता है, ठीक है। अर्थात इसमें प्रकीर्णन बहुत कम पाया जाता है। लेकिन नीचे वायलेट अर्थात बैगनी कलर पाया जाता है। तो बैगनी में सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन पाया जाता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि रेलवे की पटरियों पे लाल रंग का ही खतरा का निशान बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि लाल रंग बहुत तेज़ी से जाता है और इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। चूँकि ये बैगनी कलर, चूँकि ये इसका स्पीड कम होता है, ये ज़्यादा प्रकीर्णित हो जाता है। तो आप इस प्रकार इस प्रश्न को याद रखिएगा। अगर यहीं पे कहेगा कि किसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो कम रहेगा तो लाल रंग मार देंगे, ठीक है। चलिए दोस्त अगला देखते हैं। आगे हमारा सवाल दिया हुआ है, दिया गया है कि समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जैसे ये एक हमारा समतल दर्पण है, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक समतल दर्पण है। इस समतल दर्पण के सामने एक लड़का खड़ा हुआ है। इस लड़के की जो दूरी बता दें, इस दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितना? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है ये लड़का। और ये जो दर्पण है हमारा समतल दर्पण है। देखिए जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था मेरे दोस्त, उसी पे आधारित ये प्रश्न भी है। तो आपको बता दें, जो दर्पण समतल दर्पण होता है, ये अपना प्रतिबिंब जो बनाता है, तो दर्पण से जितना दूर वस्तु होता है उतने ही दूर पे इसका प्रतिबिंब भी बनेगा। अर्थात अगर ये यहाँ पे इतना 10 मीटर है, तो दर्पण के अंदर भी ये कितना का बनाएगा? 10 मीटर का बनाएगा। और समतल दर्पण जो बनता है, समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है सदैव सीधा बनाता है। कैसा बनाता है? सीधा बनाता है और आभासी बनाता है और समान लंबाई का। कैसा लंबाई का? तो कह देंगे मेरे भाई कि सर जो समतल दर्पण है आभासी बनाता है, सीधा बनाता है और समान लंबाई का यह दर्पण प्रतिबिंब बनाता है। चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि एक मनुष्य की लंबाई 1.4 मीटर है और उसे पूरा अपना प्रतिबिंब देखने के लिए कितने मीटर दर्पण चाहिए कम से कम। अब आपको बता दें, अगर किसी की भी लंबाई देखना हो, क्या देखना हो? लंबाई। तो उसके लंबाई का ना आधा दर्पण चाहिए। क्या चाहिए? दर्पण, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए। तो प्रश्न है हमारा कि एक आदमी की लंबाई 1.4 मीटर है
तो उसका पूरा पूरा प्रतिबिंब देखना है, अपने आप को पूरा प्रतिबिंब देखना है उसको। तो कम से कम कितना लंबा दर्पण की आवश्यकता होगी। तो आपको बता दें, जब भी किसी भी व्यक्ति का पूरा पूरा प्रतिबिंब देखना होता है दर्पण में, तो उसकी लंबाई का आधा प्रतिबिंब चाहिए होता है। जैसे मान लीजिए अगर मेरी लंबाई 5 फीट है, तो मुझे अगर समतल दर्पण में प्रतिबिंब देखना होगा तो मेरे लंबाई का आधा होना चाहिए, अर्थात h/2 का होगा। तो देखिए अब ये आदमी कितना मीटर लंबा है, तो 1.4 मीटर लंबा है। इसमें 2 से जब भाग दे देंगे तो 0.70 मीटर आ जाएगा, अर्थात उसे 0.7 मीटर का दर्पण की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से हमने 3 प्रश्न सॉल्व कर लिए जो कल के टॉपिक से आधारित था। आइए और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा दर्पण है जिसमें आवर्धन सदैव 1 बनता है। अब आपको बता देते हैं आवर्धन। अगर आप हमारे कल के क्लास को पढ़े होंगे तो आवर्धन बताए थे कि इस मान लीजिए से दिखाते हैं, इसको कहते हैं इमेज की लंबाई बटा में ऑब्जेक्ट की लंबाई। तो देखिए अगर समतल दर्पण है तब तो आवर्धन हमेशा 1 बनेगा। अगर अवतल दर्पण है, याद रखिएगा, अवतल दर्पण में आवर्धन 1 से अधिक भी बन सकता है और 1 से कम भी बन सकता है। मतलब क्यों? क्योंकि जो अवतल दर्पण होता है, कल हम उन लोगों ने जाना था कि दर्पण से जितना दूर रहेंगे उतना छोट प्रतिबिंब बनाएगा, और जितना नज़दीक जा रहे थे, फोकस पे जा रहे थे, तो हमारा प्रतिबिंब अनंत बन रहा था। तो मतलब ये प्रतिबिंब और वस्तु के अनुपात को ही तो हम कहते हैं आवर्धन। तो समतल दर्पण हमेशा 1 लंबाई का बनाता है, समान लंबाई का। तो ये वस्तु की लंबाई और ये प्रतिबिंब की लंबाई सेम होती है, इसलिए 1 दिखाता है इसका। लेकिन इसका क्या होता है कि कभी यम छोटा कभी यम बड़ा हो जाता है। लेकिन उत्तल दर्पण क्या करता है बताइएगा, कल हम बताए थे। उत्तल दर्पण मेरे भाई ये क्या करता है, ये सदैव प्रतिबिंब को छोटा बनाता है, और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, वाहनों में साइड मिरर के रूप में करते हैं। मतलब इमेज का लंबाई छोटा और ऑब्जेक्ट बड़ा रहेगा। तो जब ये बड़ा रहेगा तो इसका मान छोटा आएगा, अर्थात यम बराबर 1 समतल दर्पण में, यम छोटा होगा सदैव किसमें, उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण में क्या होगा कि यम छोटा भी हो सकता है और यम बड़ा भी हो सकता है। जो आवर्धन होता है, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं है, कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ तक तो आप क्लियर हो गया होगा। अब जैसे आगे अब हम देखते हैं प्रश्न, 1-2 और प्रश्न बचा हुआ है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जो कि पिछले टॉपिक से संबंधित है। फिर आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। पहला एक तो पूछा है कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। प्रदीप्त हम आपको बताए थे कि प्रदीप्त क्या चीज़ होता है। प्रदीप्त एक होता है अप्रदीप्त। तो प्रदीप्त क्या करता है ना कि ये अपने से अंदर से स्वयं से प्रकाश निकालता है। जैसे बल्ब क्या हो गया, प्रदीप्त वस्तु है, क्या है, प्रदीप्त। तो जो प्रकाश जिससे निकलता है उसको कहते हैं प्रदीप्त। जिससे प्रकाश नहीं निकले, अर्थात प्रकाश इससे नहीं निकलेगा, तो इसको कहते हैं अप्रदीप्त। आप इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। आइए आज का इस पूरे टॉपिक का आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल लगाते हैं। कह रहा है कि 70 डिग्री के कोण पे झुके हुए 2 समतल दर्पणों से बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, ठीक ना। जैसे कह रहा है कि दूर दर्पण है और दोनों एक दूसरे से, मतलब ये समतल है और 72 डिग्री पे झुके हुए हैं। कितने डिग्री कोण पे, 72 डिग्री। अगर इस दर्पण के ऑब्जेक्ट पे कहीं भी अगर कोई भी वस्तु रख दिया जाए तो इसमें कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए जब भी प्रतिबिंब की संख्या पूछेगा तो इसका सूत्र होता है 360/θ-1।
इसको अब याद रखिएगा। जहाँ यन क्या है, यन हमारा प्रतिबिंब की संख्या है, प्रतिबिंब की संख्या है। तो यन बराबर, अब देखिए ये अगर मान लेते हैं ये समतल कोण है, समतल दर्पण है, बाहर से कलई किए हुए और समांतर है, तो इसके बीच कोई भी वस्तु रखेंगे तो कितना प्रतिबिंब बनाएगा। तो उसका सूत्र होता है यन बराबर 360 थीटा बटे में हो जाएगा और -1, तो 360 रख देंगे और थीटा का मतलब 72 और माइनस, तो काटिए 6 से 6 6 के 36 0 और ये हो जाएगा 12 बार में, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 12 कम 12 12 5 60। तो इस प्रकार से अगर देखें तो ये यन बराबर हो जाएगा 5 - 1 और 5 में से एक जगह तो 4, अर्थात हमको जो वस्तु मिलेगी वो हमारी 4 गो मिलेगी। किसी दर्पण के सामने अगर हम रखते हैं जो कि 72 डिग्री कोण पे झुका हुआ है तो कितने इसका बनेगा, पूरा 4 हमको प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था ये प्रश्न। अब हम लोग चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे। तो आज हम लोग का टॉपिक क्या पढ़ना है मैं एक बार देख लेता हूँ, फिर बताता हूँ आप लोग को। चलिए आज हम लोग जानेंगे लेंस के बारे में। क्या जानेंगे, लेंस के बारे में। चलिए आज इस वीडियो को अब से शुरू करते हैं। ये सब पिछले टॉपिक के थे और पिछले से प्रश्न भी थे। ठीक है, अब आइए हम जानते हैं मेरे भाई लेंस क्या होता है। अब तक तो हम लोगों ने दर्पण पढ़ा था। दर्पण 3 होते हैं, समतल, गोलीय और समगोलीय, 2 प्रकार के, उत्तल और अवतल। लेकिन अब हम लोग जानते हैं लेंस। लेंस को हम एक झलक देख लेते हैं। लेंस क्या होता है, अगर मान लीजिए 2 कांच लिए हैं और एक दूसरे पर रख के काट दें, या 2 ठे कांच लिए हैं और एक दूसरे को दूर दूर रख के इसको ऐसे मिला दें, फिर अगर इस वाले भाग को आप मिटा दें तो ये जो कांच की आकृति बनेगी इसे ही लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस। अब लेंस तो होता है 2 प्रकार का है। जब बीच में उठा हुआ किनारों पे पतला रहेगा तो इसको बोलेंगे उत्तल लेंस। ध्यान रखिएगा, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। अब बीच में धंसा हुआ किनारों पर उठा हुआ रहेगा तो इसको बोलते हैं अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल लेंस बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या करता है, अगर ये इसको बीच में मान लिया जाए तो अगर यहाँ से बहुत सारे प्रकाश की किरणें अगर आएंगी तो ये क्या करता है, एक बिंदु पर एकत्र करता है। क्या करता है, एकत्र करता है। तो एकत्र करने के कारण ही इसे हम अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस कहते हैं। ये पेपर में पूछता भी है कि निम्न में से किसको हम अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं, तो अभिसारी लेंस कहते हैं उत्तल लेंस को। ये क्या करता है, अगर इसको मुख्य अक्ष मान लिया तो प्रकाश की किरणें बहुत सारी आती हैं यहाँ पे, तो ये क्या करता है ना कि ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है। क्या करता है, फैलाता है। तो इस फैलाने के गुण को हम क्या कहते हैं, अपसारी, अपसारी लेंस कहते हैं। आप इसको याद रखिएगा। ये हो गया हमारा उत्तल लेंस जिसको बोलते हैं अभिसारी। ये हो गया हमारा अवतल लेंस जिसको बोलते हैं अपसारी। तो ये कुछ प्रकार से ये लेंस हो गए। अब इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है और इन पे सवाल कैसे बनते हैं, आइए हम इसको जानते हैं। पहले तो पूछेगा कि ये जो बिंदु पे इकट्ठा करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, अब इनका उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे, इसका सूत्र क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, आइए जानते हैं। जैसे एक फार्मूला आपको बता दें, अगर कोई भी ये लेंस है, अगर यहाँ कोई वस्तु रखते हैं तो ये प्रकाशीय केंद्र होता है। तो केंद्र से जो वस्तु रखते हैं ना जितनी दूर, उसको हम यू से दिखाते हैं। अगर मान लीजिए इधर कोई प्रतिबिंब बन गया तो लेंस से जो प्रतिबिंब बना है उसको बी से दिखाएंगे, और लेंस से जो फोकस के बीच की दूरी होती है उसको हम एफ से दिखाते हैं। तो इन तीनों में संबंध दिखाने के लिए यू भी एफ में संबंध पर अगर कोई सवाल भी पूछता है तो याद रखिएगा कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है, जहाँ f फोकस दूरी, v दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, u क्या हो जाएगा, दर्पण से वस्तु की दूरी। अच्छा सॉरी, दर्पण बोल रहे हैं, लेंस। अच्छा, इससे पहले भी हमें यह सूत्र पढ़ लिए हैं क्या, तो आप कहेंगे यस सर हाँ पढ़ लिए हैं। किस में पढ़े हैं, तो दर्पण में पढ़े हैं। तो दर्पण में यही था नहीं,
दर्पण वाले में ये अलग था, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u था। ये काम कहाँ था? दर्पण में। लेकिन जब आप माइनस लगा देंगे यहाँ पे तो कहाँ चले आएंगे? लेंस में चलेंगे। कहाँ चले आएंगे आप? लेंस में चले आएंगे। तो लेंस में जब u भी पता रहेगा, f निकालना रहेगा, तो लगाएंगे ये वाला माइनस, और u भी में संबंध दिखाना होगा दर्पण में, तो f का मान निकालते हैं। और एक पूछता है कि लेंस की क्षमता पूछ देता है। क्या पूछता है? लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता। तो सुनिए, लेंस की क्षमता P से दिखाते हैं। P बराबर होता है 1/f। f का मतलब फोकस दूरी, लेकिन ये फोकस दूरी ना मीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? मीटर में। या इसको अगर मीटर में नहीं दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, तो P बराबर 100/f होता है। अब यहाँ पे f किस में होगा? तो सेंटीमीटर में होगा। अच्छा सर जी, ये बताइए कि लेंस की क्षमता को मापते किस में है? अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो जब लेंस लगाएगा तो बोलता है ना 0.20 D का है, तो D का मतलब डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। ठीक, इसको स्मॉल d, कैपिटल D से दिखाते हैं। इतना बात आप ध्यान दीजिएगा। कभी कभी ये जो D होता है ना पॉजिटिव होता है, कभी निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव ये दिखाता है कि ये जो लेंस है ये पॉजिटिव उत्तल लेंस का है, ठीक है। और माइनस ये दिखाता है कि जो लेंस है वो अवतल लेंस का है। तो उम्मीद है कि आप इतने चीज़ समझ गए होंगे कि डायोप्टर लेंस की क्षमता को मापता है। लेंस की क्षमता का सूत्र होता है 1/f, जहाँ f मीटर में होना चाहिए। P बराबर 100/f, जहाँ f सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से हमको लेंस में संबंध पढ़नी है और फोकस दूरी पढ़नी है, क्षमता पढ़नी है। अब आइए चलते हैं आगे, देखते हैं अपने अगले टॉपिक को। चलिए देखते हैं, प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिए। अब हम जानेंगे अपवर्तन के बारे में। चूँकि अब लेंस उन सब खत्म हो गया, तो अब हम जानेंगे अपवर्तन क्या होता है। इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। जैसे क्या होता है पहले समझिए। अगर मान लेते हैं कि ये एक हमारी पृष्ठ है, इस पृष्ठ के ऊपर कोई विरल सतह है। कैसा है? विरल। विरल का मतलब बहुत ज़्यादा घनी आबादी होती है उसको कहते हैं सघन। अब बहुत कम आबादी रहती है तो उसको विरल कहते हैं। और नीचे वाली जो अगर मान लें कि कोई सघन क्षेत्र है, कैसा क्षेत्र है? सघन। तो विरल और सघन, माध्यम 1 है और माध्यम 2 है। या ये विरल हो जाए, ये सघन हो जाए, और ये हमारा पृष्ठ हो जाए। तो जैसे मान लेते हैं कि ऊपर वायु है और नीचे पानी है, तब उस स्थिति में क्या होता है कि ये जो पृष्ठ हो गया, क्या हो गया? प्रकाश का, अब इसमें से ये प्रकाश जाके गुजर सकती है, मतलब ये एक प्रकार से पारदर्शी माध्यम हो गया। तो अगर प्रकाश की किरण मान लीजिए ऐसे आएगी, तो अब तो ये टकरा के उधर नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि नीचे जा सकती है, ठीक है। तो जाएगी तो अब क्या होगा कि इसको सीधे ऐसे चले जाना चाहिए था, सीधे ऐसे चले जाना चाहिए था दूसरे माध्यम में। लेकिन उस माध्यम में सीधे ना जाके ये अगर इस पर अविलंब डालें तो अविलंब से कुछ झुक करके जाती है। क्या कर जाती है? झुक करके जाती है। क्यों? क्योंकि आप ही सोचिए कि अगर इसके विरल में है, अर्थात निर्वात में चाहे वायु में है, तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे ही ये थोड़ा सा सघन आबादी में जाएगी ना, तो इसका ये क्या होगा कि अविलंब की ओर झुक जाएगा। तो अब देखिए, ये अविलंब की ओर झुक जाएगी, या इसी को जस्ट अपोजिट कर दें कि अगर कोई पृष्ठ है, ये अगर मान लीजिए ये सघन आबादी है और ये क्या है? विरल है। क्या है? विरल है। तो अगर कोई सघन में से निकलता है और विरल में जाता है, तो अब सीधा न जाके अविलंब से दूर हट जाता है। क्या हट जाता है? दूर हट जाता है। दोनों स्थितियां आपके सामने हैं, दोनों तरीके आप देख सकते हैं। अच्छा, अब क्या होगा? तो ये जो प्रकाश की किरण आएगी इसको बोलेंगे आपतित किरण। ये जो दर्पण से अगर अंदर की ओर प्रवेश करेगी इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। तो इसको बोलेंगे अभिलंब। तो देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको I से दिखाते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको R से दिखाते हैं।
तो एक नियम चलता है, स्नेल का नियम कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। स्नेल का नियम कहा था कि जो परावर्तित आपतित किरण की ज्या है, साइन मतलब ज्या, और परावर्तित किरण की जो ज्या होती है मतलब साइन आई अपन साइन आर, एक नियत होता है अर्थात यन होता है। ठीक है, इसी को कहते हैं स्नेल का नियम। तो पूछ भी देता है कि स्नेल के नियम क्या है, तो स्नेल का नियम है साइन आई बटा में साइन आर। आप इसको याद रखिएगा। चलिए आइए जानते हैं अब क्या, अपवर्तन के बारे में। क्या जानते हैं? अपवर्तन या अपवर्तन पढ़ लिए, अब अपवर्तनांक जानते हैं। अपवर्तनांक तनांक। अच्छा, अपवर्तनांक क्या होता है? तो एक प्रकार से देख सकते हैं कि अगर वायु में जो चाल चल रही थी प्रकाश, और किसी माध्यम में जो प्रकाश की चाल है, इन दोनों के अनुपात को क्या दिखाते हैं? अपवर्तनांक दिखाते हैं। तो अपवर्तनांक को हम यन से दिखाते हैं, तो इसको कहते हैं सी बटा के भी। यन बराबर याद रखिएगा सी बटा के भी। मतलब अगर यन अपवर्तनांक है तो सी क्या है? वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल है। और भी क्या है? तो कोई भी माध्यम जो रहेगा, चाहे वायु को छोड़ के कांच हो जाए, जल हो जाए, तो जो सवाल में माध्यम देगा तो इसको बोलेंगे माध्यम में, माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे कि यन बराबर सी अपान भी। आइए इस पे आपका पिछले साल का सवाल भी है, मैं आपको लगवा देता हूँ। दिया गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल इतना है और एक पारदर्शी माध्यम है उसमें प्रकाश की चाल इतना है, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक बताइए। इसको बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष क्यों? क्योंकि निरपेक्ष क्यों निरपेक्ष बोलते हैं? क्योंकि ना वायु के साथ तुलना किया जा रहा है। अब देखिए एक सवाल है कि यदि वायु में प्रकाश की चाल दे दिया गया आपसे, कितना? आप सभी लोग जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और कोई पारदर्शी माध्यम है जिसमें प्रकाश उसको छेद के आर पार जा सकता है, उसमें प्रकाश की चाल 2.4 है, × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो आपको बताना है कि ये जो प्रकाश है वायु में इतना चल रही थी और माध्यम में, कोई भी माध्यम मान लीजिए, उसमें इतना प्रकाश की चाल है, तो उसका अपवर्तनांक बताना है, वो भी निरपेक्ष अपवर्तनांक। कैसे पता करेंगे? तो बस वायु वाला चाल ऊपर रखिएगा और माध्यम में प्रकाश की चाल नीचे रखिएगा, काट दीजिएगा, 10⁻⁸ कट जाएगा तो 3/2.4 बचेगा। अब दशमलव हटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब काट सकते हैं 6 से, 6×5 = 30, 6×4 = 24, अर्थात जो अपवर्तनांक होगा 5/4 होगा। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग जब कल मिलेंगे तो कल इस पे हम लोग इससे पहले जितने भी आपके एग्ज़ाम में इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं इस चैप्टर से, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, और कल हम लोग का ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि अगला चैप्टर क्या पढ़ेंगे। वैसे अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज के इस टॉपिक समझ में आया होगा, और कल हम लोग जब वीडियो स्टार्ट करेंगे तो इस पे से पहले न्यूमेरिकल्स को हल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही अगर आप चाहते हैं फ्री में यूपी पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम क्रैक करके सरकारी कॉलेज पाना, तो हमारे चैनल अभय क्लासेस से जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है अभय क्लासेस 91। इसमें आपको जो भी मैं पढ़ाता हूँ या फिर जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसका PDF आपको वहाँ पे अवेलेबल है, जाके वहाँ से आप ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।